नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि लोग मुस्लिम विरोधी बात कर रहे हैं। और अभी हाल में उत्तराखंड में जो चुनाव हुए, वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया कि सरकार बनते ही वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। अब कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन कई सारी चीज़ें इस बीच सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, जिसमें ये साफ साफ पता चलता है कि अगर आप 4-5 नए कानून बना भी देते हैं जो लीगली वैलिड भी है, संविधान के हिसाब से सही भी होगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी हो जाएगा, मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और ये क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 5 PILs डाले हुए हैं और ये 5 PIL हिंदुस्तान में मुसलमानों को हिंदुओं की तरह बराबर के अधिकार के लिए डाले गए हैं। और ये सारे PILs जिन शख्स ने डाला है वो आज हमारे साथ हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अब तक इस देश में क्यों नहीं लागू हुआ? इस देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी और शुरू के 10 सालों में हो जानी चाहिए थी, वो 75 साल में भी नहीं हो पाई। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। 23 नवंबर 1948 को यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस हुई थी। बहुत अच्छी बहस हुई, सबने अपने अपना पक्ष रखा। जिनके मन में आशंका थी उन्होंने अपनी दलीलें दी, ये क्यों लागू होना चाहिए उन्होंने दलीलें दी। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको कंक्लूड किया, पूरी बहस को। ये हमारा संविधान वैसे ही बनता है जैसे आज की डेट में संसद चलती है। इसी संसद हाल में लोग बैठा करते थे, 300 लोग, चर्चा होती थी, अमेंडमेंट मूव होता था, पक्ष विपक्ष बहसें करता था, बाद में एक उसमें से तरीका निकाला जाता। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बात जो अभी अश्विनी जी कर रहे हैं, ये उस वक्त की है जब हिंदुस्तान में संविधान बनाया जा रहा था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट का हिस्सा है। वो आप पढ़ भी सकते हैं, उसको बाकायदा शोध भी कर सकते हैं कि किस कानून के पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चर्चाएं हुई और किन महापुरुषों ने उस विषय के ऊपर क्या राय दी। बिल्कुल, हाँ। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर ने कंक्लूड किया और उन्होंने कहा कि हम संविधान से देश चलाएंगे। संविधान का मतलब होता है ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू, संविधान इक्वल हो सबके, इक्वल, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। इसलिए इस देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और ये जो आर्टिकल 44 है, अब तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ गया। एक्चुअली ये फंडामेंटल राइट था, ये होना ही चाहिए था। इनिशियली ये आर्टिकल 35 था, लेकिन उस समय उनके पास टाइम बहुत कम था, फ्रेम करने का टाइम नहीं था, कानून बनाने का टाइम नहीं था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि काम करते हैं, इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल देते हैं, आर्टिकल 44 बना देते हैं, सरकार इसको कर लेगी। और उस समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो संविधान के वो प्रावधान हैं, वो धाराएं हैं जो मैंडेटरी है कि सरकार को ये आदेश संविधान की तरफ से दिया जाता है कि आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। उसमें गौवंश रक्षा भी है, जिसको लेकर के ये तमाम तमाशा होता है। आर्टिकल वो भी 48 में वो ये आर्टिकल 44 है, जिसमें संविधान सरकार को ये आदेश देता है कि सारे जो नागरिक हैं हिंदुस्तान के, उनके लिए एक कानून होना चाहिए। लेकिन ये तो दुख की बात थी, सुप्रीम कोर्ट का इस बीच में 7 जजमेंट आया, सायरा बानो से शुरू होके अभी शाह बानो शुरू होके सायरा बानो तक 7 बार सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये आर्टिकल 44 आप डेड लेटर आप बना रखे हो, इस आर्टिकल 44 का कुछ करो। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत आर्टिकल 37 में लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल, कि किसी भी मामले में ये फंडामेंटल राइट से कम नहीं, इनको कम मत आंकिए, एकदम इक्वली इंपॉर्टेंट, ये लिखा हुआ है बहुत साफ साफ। तो जब नहीं हुआ तब इसलिए मैंने पहली PIL फाइल किया यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज की। दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है। WHO कह रहा है कि आज की डेट में 20 साल से पहले प्रेगनेंसी खतरनाक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिकमेंडेशन है शादी विवाह की उम्र समान करो। कई सारे और एक्सपर्ट कमेटीज हैं, उन्होंने बोला शादी विवाह की उम्र समान करो। लेकिन तुष्टीकरण के कारण इस पे कभी कानून बनाना छोड़िए, संसद में चर्चा भी नहीं हुई। और खासतौर पे मैं तो पुरुषों को क्यों कहूँ,
ये जो महिलावादी सांसद हैं, फेमिनिस्ट अपने आप को जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अब महिलावादी पत्रकार, लेखक, विचारक, पत्रकार, कलमकार, नेता, अभिनेत्री जो भी, इन्होंने भी कभी मांग नहीं उठाई कि हाँ भाई लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होना चाहिए। तब मैंने इसलिए पीआईएल फाइल किया कि भाई लड़के लड़की की शादी की उम्र कम से कम हिंदुओं में तो फिर भी थोड़ा 3 साल का डिफरेंस है कि लड़की 18 की और लड़का 21 का। 21 का। मुस्लिम में तो 9 साल चल रहा है, 9 साल चल आज भी 9 साल चल रहा है। आप कल्पना करिए 9 साल की बच्ची निकाह के लायक कैसे हो सकती है? 9 साल का मतलब वो तीसरी में पढ़ रही होगी। ये तो पाप है। प्राइमरी में, उसकी मतलब प्राइमरी की स्कूलिंग भी पूरी नहीं हुई है। सरकार कह रही है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, 14 साल तक सबको पढ़ाई करना है, ये सरकार का कानून कहता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और सरकार करिए 9वें साल में निकाह कर लो। और ये मुसलमानों को ये अधिकार मिल रहा है पर्सनल लॉ से, उनकी पर्सनल लॉ से। इसीलिए मैंने ये पीआईएल फाइल किया। राइट। और ये पीआईएल हिंदुओं के हित में नहीं है। हिंदुओं का तो पहले 18-21 है, और वैसे हिंदू में आजकल 21-22 के पहले शादी करते कोई नहीं करता भी नहीं है। क्रिश्चियन के भी उतने फायदे की बात नहीं है, पारसी के भी उतने फायदे की बात है। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। शादी विवाह की उम्र जब 20 या 21 हो जाएगी ना, इस देश में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, क्योंकि उनका ज़्यादा बाल विवाह हो रहा है। 9 साल, 10 साल, 11 साल, जब ऑफिशियली उन्हें अनाउंस कर दिया भाई 9 साल में कर सकते हैं, तो स्वाभाविक उनको आप रोकोगे किस कानून के अंतर्गत आप रोकोगे? तो फिर ये लोग सबसे ज़्यादा ये मुस्लिम समुदाय से ही आपके इस पीआईएल का विरोध क्यों हो रहा है? ये तो कट्टरपंथी, चरमपंथी विरोध करते हैं, जो चाह रहे हैं कि भारत में अरबी संस्कृति आ जाए। ये वो लोग विरोध कर रहे हैं जो भारतीय वेशभूषा नहीं पहनते, बल्कि पैजामा छोटा पहनते हैं, कुर्ता बड़ा पहनते हैं, जैसे अरब में पहना जाता है। हमारी पीआईएल का वो लोग विरोध करते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, वो भारतीय तरीके से रहते हैं, भारतीय तरीके से मूछ रखते हैं, भारतीय तरीके से पैंट शर्ट पहनते हैं। तो विरोध करने वाले वो हैं जो अरब की तरीके से सोचते हैं, अरब से उनको पैसा आ रहा है, भारत में अरबी संस्कृति लागू करने के लिए। मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो कट्टरपंथी जो है, अदरवाइज वो करते हैं। ये इसको मतलब मुस्लिम समाज को खासतौर पर समझना चाहिए। मेरी एक भी पीआईएल ऐसी नहीं है जो मुस्लिम्स के खिलाफ हो। मेरी ज़्यादातर पीआईएल मुस्लिम्स बहन बेटियों के लिए ही है। शादी विवाह की उम्र जब बढ़ेगी, 20 साल 21 साल होगी, मुस्लिम बेटियां पढ़ेंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनको खून की कमी नहीं होगी, उनको जो दुनिया भर की बीमारी, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वहाँ कौन आ रहा है? मुस्लिम बेटियां आ रही हैं, क्योंकि शादी के बाद कम उम्र में शादी हो जा रही, फिर बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, खून की कमी, बच्चे को दुनिया भर की बीमारी, माँ को दुनिया भर की बीमारी। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में भीड़ कहाँ है? उन्हीं की है। शादी विवाह की उम्र बढ़ेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो पढ़ेंगी लिखेंगी, वो मेच्योर हो जाएंगी, फिजिकली मेच्योर रहेंगी, मेंटली मेच्योर रहेंगी, 12वीं के बाद डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल कुछ कर लेंगी, वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी। तो शायद इसी का डर है, इसलिए कट्टरपंथी तो बस कट्टरपंथी चाहते हैं कि वो बच्चा पैदा करने की मशीन बनी रहे, इसीलिए वो शादी इसका नहीं चाहते शादी विवाह की उम्र बढ़ाओ। तो ये पीआईएल किस स्टेज तक है? ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट एडमिट कर चुका है, सरकार को जब नोटिस हो चुका है, सरकार ने भी जवाब नहीं दाखिल किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी बिल पेश कर दिया है, तो इसको राज्य सरकार भी कर सकते हैं। आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्करेंट लिस्ट में होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो कुछ लिखा हुआ है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, गौहत्या प्रतिबंध होना चाहिए, तो जो कुछ लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उसको सेंटर भी लागू कर सकता है, राज्य भी लागू कर सकता है। दूसरा, एक डाइवोर्स का तरीका बड़ा गड़बड़ है हिंदुस्तान में, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। इसकी तो कहानी कुछ अलग है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स का पिटीशन फाइल किया, इसको भी हिंदुओं में कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसका भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। अभी हो क्या रहा है, अगर महिला को बाज है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हस्बैंड तलाक दे सकता है। आप सोचिए, अरे भैया गोद ले लो, एक बच्चा गोद ले लो, ठीक है, और तलाक ही नहीं दे सकता, ज़रूरत पड़ने दूसरी शादी कर सकता है बच्चे के लिए। अब ये कैसे पता कि महिला के अंदर कमी थी, पुरुष के अंदर कमी थी? मान लो पुरुष के अंदर कमी है, तो तुमने एक बीवी किया, बच्चे नहीं हुए, दूसरी बीवी लाओ, उससे बच्चे नहीं होंगे, फिर तीसरी ले आओगे तब भी बच्चे नहीं होंगे, चौथी लाओगे तब भी बच्चे नहीं होंगे। तो ये जो एक चल रहा है, कोई कोड के आधार पर तलाक दे सकता है, कोई बाचपन के आधार पर तलाक दे सकता है, महिला नपुंसकता के आधार पर तलाक नहीं दे सकती। अगर पुरुष बाचपन के आधार पर तलाक दे सकता है, फिर तो महिला को भी राइट होना चाहिए, अगर पुरुष नपुंसक है तो भी तलाक दे के दूसरी शादी कर ले। तो इसलिए मैं ये तो नॉर्मल कानून है हिंदुस्तान में। ये तो हम कोर्ट में जाकर के कोई महिला ये कहे कि हमको डिवोर्स चाहिए इस मेल से क्योंकि ये नपुंसक है, तब तो मिल सकता है, लेकिन मुसलमानों में ये नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल,
इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होना चाहिए। अगर नपुंसकता के आधार पे तलाक हो सकता है तो वो सब पे लागू होना चाहिए। बाजपन के आधार पे तलाक हो सकता है तो सब पे लागू होना चाहिए। कोढ़ के आधार पे तलाक हो सकता है, सब पे लागू होना चाहिए। कम उम्र में निकाह के आधार पे तलाक हो सकता है, सब पे लागू होना चाहिए, जो भी ग्राउंड है। दूसरा, तलाक लेने की प्रक्रिया भी तो एक होनी चाहिए ना भाई। हिंदुओं को कोर्ट के जरिए तलाक हो रहा है, राइट, उनका कूलिंग पीरियड 2 साल। राइट, क्रिश्चियन का भी कोर्ट के जरिए हो रहा है, उनका कूलिंग पीरियड नहीं, हिंदुओं का कूलिंग पीरियड 6 महीने, क्रिश्चियन का कूलिंग पीरियड 2 साल। कूलिंग पीरियड का ये मतलब होता है जिस दिन आपने, मान लो पति पत्नी दोनों तैयार हैं और उन्होंने अपना ज्वाइंटली एप्लीकेशन मूव किया, तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड का मतलब जज कहता है भाई ठंडे दिमाग से सोच लो। हाँ, सही बात है। ठीक है। लेकिन मुस्लिम्स में कोई कूलिंग पीरियड ही नहीं भाई। ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, लेकिन तलाके हसन, तलाके सुन्नत, बाकी के मौखिक तलाक तो चल ही रहे हैं। तो वहां तो आज भी मौखिक तलाक चल रहा है, वहां कोर्ट के जरिए आज भी तलाक नहीं हो रहा है, और वो भी एक तरफा हो सकता है। बस इतना ही हुआ कि जो एक बार झटका तलाक देना था, तलाक तलाक तलाक, उसको आपको रुक रुक के देना है। आज एक बार तलाक बोलो, 1 महीने बाद 30 दिन के बाद फिर तलाक बोलो, फिर 30 दिन के बाद तलाक बोलो, लेकिन कारण उसमें भी नहीं बताना है आपको कि हम तलाक क्यों दे रहे हैं। जबकि आप, अगर आप हिंदू है, आप तलाक देने को कारण बताना पड़ेगा, किस ग्राउंड पे आप तलाक ले रहे हैं, राइट, आप ग्राउंड बताओ। हाँ, तो हमारा कहना है कि यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होने, तलाक के ग्राउंड भी सबके लिए एक होना चाहिए, और तलाक का तरीका, प्रोसीजर भी सबका एक होना चाहिए। मौखिक हो, सबका मौखिक हो, लिखित हो, सबका लिखित हो, माँ बाप की सहभागिता हो, सबके लिए जरूरी हो, जो कुछ कंडीशन है। और ये कितना अच्छा हो जाएगा मुस्लिम बेटियों के लिए। ये PIL, जो दूसरी मेरी PIL है, ये भी मुस्लिम बेटियों के लिए ही है। ये जबरदस्ती लोग मुझे बदनाम करते रहते हैं, ये इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है, हिंदुओं में पहले से ये सब है। इसका जो फायदा मिलेगा मुस्लिम बहन बेटियों को मिलेगा। आपने एक बात और कही कि अगर कोई मुस्लिम बेटी वो बांझ हो जाती है और इस आधार पे उसको डिवोर्स दिया जा सकता है, तो क्या एडॉप्टेशन भी तो कर सकते हैं? एक तो ऑप्शन है, मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? वो मेरी तीसरी PIL है। हाँ, मैंने कहा है कि गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। गोद लेने का अधिकार जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, मान लीजिए हिंदू कपल है, उनको बच्चा नहीं हुआ, जाके गोद ले लें और उसको वो सारे अधिकार दे सकते हैं जो अपने सगे बच्चे को दे सकते हैं। प्रॉपर्टी, दुकान मकान दे सकते हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं, और खुदा न खास्ता गवर्नमेंट जॉब में है, बाय द वे कुछ हो गया तो उस बच्चे को सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, अनुकंपा पे जो अनुकंपा होता है, मिलता है। राइट। मुस्लिम्स में एडॉप्टेड सन को वो बायोलॉजिकल सन नहीं की तरीके ट्रीट नहीं कर सकते। एडॉप्टेड सन, जो गोद लेने वाला बच्चा है, उसको वो सारे अधिकार नहीं दे सकते जो अपने खून के बच्चे जो होता है उसको दे सकते हैं। इसकी वजह से एक 2-3 बड़ी समस्या आ रही है। मान लीजिए किसी के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो अपना 100% प्रॉपर्टी उसको नहीं दे सकता। अब उसको अपनी प्रॉपर्टी बचानी है, बेटा है नहीं, तो क्या करेगा? दूसरी शादी करेगा। फिर वहाँ महिलाओं के साथ फिर सौतन आ गई घर में, राइट। तो जो पहली पत्नी है, स्वाभाविक सी बात है, उसका सम्मान तो ठेस पहुंची ना, उसको दिक्कत है। चलो बेटा छोड़िए, मान लो बेटी है, 4 बेटियां हैं, लेकिन वो अपने दामाद को भी 100% प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। एक बड़ी दिक्कत ये भी है। तो बेटे के लिए वो दूसरी शादी करते हैं। बेटा होगा कि बेटी होगी, ये महिला पे डिपेंड नहीं करता, वो तो मेल पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है, राइट। हस्बैंड पे डिपेंड करता हाँ। है। अब हस्बैंड ने पहली बीवी से 4 बेटियां हुई, अब अपनी प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में सोच रहा है कि बेटा हो जाए, तो दूसरा उसने निकाह कर लिया। दूसरे निकाह में फिर 4 बेटी होगी। क्यों? क्योंकि हस्बैंड तो वही है, बीवी बदल रही है, शौहर तो वहीं का वहीं है। तीसरी कर लिया, फिर 4 बेटी हो गई, तो पता चला 10-15 बेटियां हो गई, बेटा हुआ ही नहीं। एक बड़ा ये समस्या है। तो जब ये यूनिफॉर्म एडॉप्शन गार्जियनशिप होगा तो उसका फायदा ये होगा कि सब मुस्लिम बहन बेटियां भी सम्मान के साथ रहेंगी, बच्चा हो चाहे न हो, गोद लेंगे। और अगर आपका वो एडॉप्टेशन वाला जो है एडॉप्ट कर लिया तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। कोर्ट के केसेस बहुत कम होंगे इस देश में, कि यूनिटी इंटीग्रेशन आएगा, कोई किसी के बच्चे को गोद ले लेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे गरीबों का भी कल्याण होगा, राइट। जो बिना माँ बाप के बच्चे हैं, कम से कम उनका भी कल्याण होगा। अब ये डिवोर्स लॉ वाला और एडॉप्टेशन का जो PIL है वो किस स्टेज पे है? इस पे भी सरकार को नोटिस हो चुका है, केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को, महिला एवं बाल विकास विभाग, तीनों को नोटिस हो चुका है, और जवाब शायद आने वाला है, ऐसा मेरे खबर है कि बहुत जल्दी इस पे जवाब आएगा। अब एक और बात होती है डिवोर्स को लेकर के
कि मेंटेनेंस क्या हो। कोर्ट बाकी समुदाय के लिए तय करता है, उसका तरीका है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगर पति ने मुस्लिम परिवार में किसी बच्ची को डिवोर्स दे दिया, अपनी पत्नी को उसने डिवोर्स दे दिया, मेंटेनेंस का क्या सिस्टम है? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस का राइट है, राइट, महिला को मेंटेनेंस मिलेगा। होना भी चाहिए। अगर पति देता है तलाक तो वो अपने माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहेगी, उसको एक बराबर जो एक एवरेज करके कि भाई ठीक है, इसके 2 बच्चे हैं, महिला की एज ये है, बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस शहर में रह रहे हैं, उसके हिसाब से कोर्ट एक मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देगी। राइट। 15,000, 20,000, 30,000 जिस हिसाब से हस्बैंड की इनकम होगी उसके उस रेशियो में। दिक्कत सबसे हो रही है कि जो हमारी मुस्लिम बेटियां हैं उनको मेंटेनेंस का राइट ही नहीं है। उनको केवल 3 महीने जो मेहर की रकम है वो मिल जाता है। अब मेहर की रकम मान लीजिए शादी विवाह हुआ, मेहर की रकम उसमें 50,000 तय हुई थी, तो मेहर की रकम मिल गई। हस्बैंड करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, फैक्ट्री मालिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको देना कितना है? 50,000। 50,000। क्यों? क्योंकि शादी विवाह के टाइम में 50,000 तय हुआ था। और चाहे उसके बच्चे उसके साथ हो या ना हो। ना हो, बच्चों के लिए अलग से कोई प्रोविजन ही नहीं है। माय गॉड। तो स्थिति यह है कि तलाक के बाद वो महिला मजबूर में अपने पिता के यहाँ डिपेंड हो जाएगी या भाई के पास डिपेंड हो जाएगी। सबको पता है कि अगर पिता पे जाएगी, भाई के पे होगी। मान लीजिए भाई की स्थिति ठीक नहीं है, पिता की स्थिति ठीक नहीं है, फिर क्या करेगी वो? नहीं, वो तो अगर स्थिति ठीक भी होती है फिर भी वो फैमिली डिस्कॉर्ड हो जाता है। डिस्कॉर्ड हो जाती है, कि भाई हमने शादी कर दिया, भेज दिया, तो अपने घर में जाओ, यहाँ क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे तरीके से वो 2M दर्जे की नागरिक कह लीजिए, उसको नौकरानी बन के रह जाती है कि भैया अपने भाई भाभी की सेवा करते रहो, नहीं तो यहाँ से अगर इन्होंने हटा दिया तो हम कहाँ जाएंगे? वहाँ तो पहले छूट चुका है। इसलिए मैंने एक पिटीशन फाइल किया कि मेंटेनेंस रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और इस PIL का फ़ायदा भी हिंदुओं को नहीं होगा। हिंदुओं को मेंटेनेंस पहले मिलता है, क्रिश्चियन को भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इस PIL का फ़ायदा पारसी को होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका मुस्लिम बेटियों को होगा। उनको भी कम से कम मेंटेनेंस मिलेगा 5 साल 10 साल, जब तक उनका कहीं और भी निकाह नहीं होगा या इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगी। भाई हिंदू मिलता है ना, 10-10 साल मेंटेनेंस मिलता है, 15-15 साल मेंटेनेंस मिलता है, लगातार मिलता है। बच्चों को पढ़ाने तक मिलता है, जब तक बच्चा वो 18 साल का नहीं हो जाता या कुछ कमाने धमाने लगता है तब तक मेंटेनेंस मिलता है। अब ये PIL किस स्टेज तक पहुंचा हुआ है? इस PIL पे भी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, महिला बाल विकास विभाग को नोटिस हो चुका है। ये चौथी मेरी PIL है और एक और PIL है मेरी 5वीं PIL। वो क्या है? 5वीं PIL है कि प्रॉपर्टी राइट सबको समान होना चाहिए। इनहेरिटेंस, यूनिफॉर्म सक्सेशन, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार सबको समान, सबको बराबर होना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जिस दिन इस PIL पे सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एडमिट किया, मुझे सबसे पहला फ़ोन कश्मीर के कुलगाम से आया था। अच्छा। वो कश्मीरी स्टाइल में मुस्लिम लड़का था, उसने मुझे बधाई दिया। तो हमने कहा बताओ भाई क्या दिक्कत है? बोले साहब आपने बहुत अच्छी PIL फाइल किया है, मेरे मामा नहीं है और मेरे नाना मुझे प्रॉपर्टी देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मामा नहीं है, उसके नाना उसको प्रॉपर्टी देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। अब अच्छा, प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? वक्फ में चली जाएगी। वक्फ में चली जाएगी। ओ माय गॉड। इसका मतलब है कि विशेष साइकिल है। हाँ, वो प्रॉपर्टी उनकी वक्फ में चली जाएगी। 100% प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, 1/3 तो दे सकते हैं, 100% नहीं दे सकते। मान लो 3 करोड़ है, 1 करोड़ दे सकते हैं, बाकी 2 करोड़ नहीं दे सकते। मतलब आप समझिए इसको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में कि एक कपल हैं, उनको एक बेटा और एक बेटी है, मामा नहीं है, बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है। हाँ। सिर्फ बेटी है। हाँ। और बेटी का जो बेटा है तो वो नाना के पास, वो जो पूरा परिवार, उसके पास जो पूरी प्रॉपर्टी है, वैसे नॉर्मल केस में तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेटी के बाद नाती के पास चला जाता। हाँ। लेकिन मुस्लिम परिवार है इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपनी बेटी के बेटे को, नाती को वो नहीं दे सकते। और मृत्यु होने पे उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है ना 2/3 वो वक्फ में। यही क्या है? एकदम यही है। हमारे यहाँ तो बेटा छोड़िए, बेटा बेटी के बावजूद अगर फादर चाहे तो आधा बेटी को आधा बेटे को दे दे। राइट। अमिताभ बच्चन ने दिया ना। हाँ। अभिषेक बच्चन को और उसको क्या नाम है, श्वेता बच्चन, दोनों को 50-50 किया है ना। तो हमारे यहाँ तो ये है कि हिंदुओं में बेटा हो तो भी बेटी को दे सकते हैं, वहाँ बेटा नहीं है तो भी बेटी को नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी जो PIL है, तो यही वजह तो नहीं है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी जमीन जायदाद है। हाँ बिल्कुल। और ये समझिए कि उसको एक ये
संपत्ति को हड़पने का ये तंत्र बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इतनी सारी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कॉमन सिविल कोड आएगा, कॉमन सिविल कोड का 100% फायदा, ये पांचों पीएल आप मिला दीजिए, कॉमन सिविल कोड हो गया। जब कॉमन सिविल कोड आएगा, इसका 100% फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। उससे नंबर 2 पे पारसी बेटियों को मिलेगा, नंबर 3 पे क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा। हिंदू बेटियों को बहुत फायदा नहीं होना है। हिंदू बेटियों को कितना हो जाएगा, उनकी शादी की उम्र 18 साल 21 साल हो जाएगी, बस इतने फायदा होना है। बाकी प्रॉपर्टी का उनको इक्वल राइट है, विरासत का इक्वल राइट है, वसीयत का इक्वल राइट है, गोद लेने का बराबर अधिकार मिला हुआ है। और दुर्भाग्य आप जरा देखिए मनीष जी, भारत दुनिया का इकलौता सेकुलर कंट्री है, इकलौता, जहां विवाह करने, कहते हैं हम सेकुलर देश हैं, सब समान हैं, जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल, भगवान जाने क्या क्या दुनिया भर के टर्म्स यूज करते रहते हैं। संविधान बचाओ के नारे चलते हैं, संविधान ले लेके लोग इधर उधर घूमते भी रहते हैं। भारत इकलौता सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां विवाह करने की उम्र अलग है, निकाह करने की उम्र अलग है। जो बेटी विवाह करेगी, मतलब उदाहरण के लिए अगर मेरी बेटी है, मेरी बेटी अगर विवाह करेगी तो उसको गुजारा भत्ता मिलेगा। मेरी बेटी निकाह करेगी, उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। मेरी बेटी अगर विवाह करेगी, उसको गोद लेने का अधिकार होगा। वो निकाह करेगी, उसको गोद लेने का अधिकार नहीं है। विवाह करेगी, एडॉप्शन का राइट होगा, गार्जियनशिप का राइट होगा, विरासत का अधिकार होगा, वसीयत का अधिकार होगा, प्रॉपर्टी का अधिकार होगा, निकाह करने का अधिकार ही नहीं होगा। जबकि सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है, मेरी अगर 4 बेटियां हैं, एक बेटी हिंदू शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, विवाह के पहले, विवाह के बाद उनके सिविल राइट, ह्यूमन राइट, प्रॉपर्टी के राइट, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, ये सब अधिकार बदलने नहीं चाहिए, एक होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल अलग अलग। अब ये बताइए कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी बिठाई जा रही है। अब ये आर्टिकल 44 के तहत है, कंकरेंट लिस्ट में है, तो क्या ये सुझाव आप देंगे कि ये सारी चीज़ों को आप लागू कर दो? मैं उत्तराखंड में बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और अपनी उनको 5 पिटीशन की कॉपी दे दूंगा। उनको थोड़ा आसान हो जाएगा। जो कमेटी बना रहे हैं वो कमेटी का इधर उधर रिसर्च करेगी। मैं पहले पूरा इंटरनेशनल रिसर्च कर चुका हूँ। मैं सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ चुका हूँ, और भारत के हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पारसी मैरिज, सबको मैं पढ़ चुका हूँ। सबको मिला के मैंने वो 5 PIL फाइल किया है। तो वो हमारी 5 PIL को लेकर उसी 5 कानून बना दे, हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक कानून से नहीं आएगा यूनिफॉर्म सिविल, आपको 5 अलग अलग कानून बना, बस 5 कानून बना देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको 5 मिला दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। जैसे 5 फूल करके आप गुलदस्ता नहीं बनाते, ऐसे आप ये 5 कानून बनाइए, यूनिफॉर्म। तो ये बताइए कि जब आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसका सब फायदा तो मुझे मुस्लिम बेटियों को ही नज़र आ रहा है कि सारी चीज़ें मुस्लिम महिलाओं और बच्चों, बेटियों के लिए ही सब कुछ हो रहा है, फिर आप पर ये इल्ज़ाम क्यों लगता है कि भाई आप मुसलमानों के खिलाफ? वो मौलानाओं की जो दुकान बंद हो जाएगी ना, क्योंकि आप जरा समझिए, मेरी PIL है, शादी की उम्र बढ़ा दो, 21 साल कर दो। 21 साल हो जाएगी तो मुस्लिम बेटी 12वीं कर लेगी, BA BSc भी काम कर लेगी, जॉब करेगी, तो जॉब करेगी दिन के झांसे में कैसे आएगी? ये जो जितने झांसा देने वाले घूम रहे हैं, ताबीज बांध के और ये करके वो करके, जो दुनिया भर के रॉकेट साइंस बताते रहते हैं, ये ताबीज पहन लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनको दिक्कत है। बाकी हमारी PIL तो, भारत की मुस्लिम बेटियां 2 चीज़ों से परेशान है, एक पर्सनल लॉस है, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। दोनों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं उनको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से भी छुटकारा दिलवाऊंगा, उनको बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनने दूंगा, और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय भी ठीक कराऊंगा। उनको मैं बराबरी का अधिकार दिलाऊंगा, जितना अधिकार हिंदू बेटी को, वो सारे अधिकार मैं मुस्लिम बेटियों को दिलाऊंगा। आज 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, और पूरे देश में होगा। मैं आज आपके कैपिटल TV चैनल पे कह के जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी डिटेल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्कस करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। नहीं, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसको समझना, इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी है। अभी क्या हो रखा है कि कॉमन सिविल कोड के बारे में जो कुछ नहीं जानते ना, वो इसका विरोध करते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को डिटेल, चूँकि हमने यहाँ पे 5 स्टेप्स बताए हैं, इसको जन जन तक पहुँचाना ज़रूरी है। जन जन तक पहुँचेगा तब पता चले, खासतौर पर मुस्लिम बेटियों के पास पहुँचाना ज़रूरी है। उनको पता तो चले कि उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन करने वालों में सबको नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है।
और विरोध करने वालों को बिल्कुल नहीं पता। ये जो मौलाना अपनी दुकान चला रहे हैं वो केवल अपनी दुकान के लिए चल रहे हैं, इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, इस वीडियो को सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डालिए, अपने फेसबुक के अकाउंट पे ज़रूर डालिए, कोशिश करिए इसको अपने अपने सांसद और विधायक को टैग करके ट्वीट करिए। आप उसको टैग करके ट्वीट करिए, मैं गारंटी कह रहा हूँ आपसे, मैं उसको लाइक करके रीट्वीट करूँगा। आपके सांसद को पता होना चाहिए, आपके विधायक को पता होना चाहिए, आपके पार्षद प्रधान को पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअल में है क्या। और जानकारी से ही एक स्वस्थ बहस भी हो सकता है और देश को आगे ले जाने का जो बीड़ा जो लोगों ने के कंधे पे जो जिम्मेदारी है नए जनरेशन को, उनके पास भी ये सारी जानकारी होनी चाहिए जी। ये सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर जो झूठ और अफवाह का आदान प्रदान होता है उससे बचने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।